सो हेलो एवरीवन। देखो भाई, मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, और उसमें मैंने ये पूछा था कि आपको और कौन से मॉक का सोल्यूशन चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का मतलब यही आया था कि आप पुंडिस का सोल्यूशन पे स्टार्ट करो। तो भाई, आप ही की मतलब ख्वाहिश के ऊपर ये वाली चीज़ स्टार्ट करी जा रही है। तो पंडित का जो लाइव मॉक हुआ था 17 कल और आज जो चला है, उसका अपन मैथमेटिक्स का सोल्यूशन देख रहे हैं। और ऑब्वियसली हर बार की तरह जैसे मैं ओलियो बोर्ड में या फिर पीटीएस सीरीज के अंदर करवाते आया हूँ कि भाई क्वेश्चन को छोटा कैसे बनाना है या फिर सिंप्लीफाई कैसे करना है या फिर बेस्ट मेथड क्या है उसको सॉल्व करने का, वो सब बहुत ही डिटेल वे में आपको अच्छे से बताऊंगा। और आगे कंटिन्यू ऑब्वियसली अपन रखेंगे सीरीज को। तो बिना टाइम को वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिए भाई, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू √3 के इक्वल है। तो ये अपन से पूछ रहा है। भाई एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि इसमें साइन 2a है और कोसेक 2a भी दे रखा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये भी sin 2a बन जाएगा। तो मेरे को कुछ इस एक्सप्रेशन में ऐसा करना पड़ेगा कि ये sin 2a बन जाए। तो ऑब्वियसली अपन इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो उससे क्या बनेगा भाई, sin स्क्वायर a आएगा प्लस cos स्क्वायर a आएगा और प्लस में 2 sin a cos a आएगा। और एग्जैक्टली वो फॉर्मूला किसका होता है, sin 2a का। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं भाई, इधर √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बन जाएगा। ये चीज बन गई 1। यानी यहां से sin 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1 यानी 2 आ गई। मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख दूंगा। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू कोसेक 2a को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन साइन 2a, उसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी। और प्लस में ये 2 एज इट इज आ गया, ये 1 + 2 यानी 3 अपना इसका आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा, मेरे को पता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है कि अमाउंट रिसीव्ड 30% पर एनम की रेट दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल के लिए इतनी है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको मुश्किल बना देते हैं कई बच्चे, मतलब बड़े वाला फॉर्मूला लगा के। अरे नहीं, रेशियो मेथड से जाओ, कितना इजी बनेगा। देखो भाई 30% है, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10 से 13 बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये कैसे बन रहा है, 3 साल तक बन रहा है सेम चीज। तो 10 से 13 फिर बनेगा अगले साल, फिर 10 से 13 बनेगा। यानी कायदे से अगर मैं देखूं तो इधर तो 10 का क्यूब यानी 1000 आ गया, इधर 13 का क्यूब 2197। भाई रट लेना, ये चीजें बहुत काम की होती है और सच में मतलब ये रियल में यूज आती है। 15 तक तो क्यूब कंफर्म करो ही करो, ठीक है। बाकी स्क्वायर वगैरह की जैसे अपने पास में ट्रिक भी होती है, अपन निकाल भी लेते हैं, वो याद भी हो जाते हैं। क्यूब जरूर कर लेना 15 तक, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या बोला है कि जो अमाउंट है वो 878800 है। ये अपनी अमाउंट होती है, ये प्रिंसिपल होता है, इनके बीच में जो होता है वो अपना, ये सब अपन को पता है, बेसिक बातें हैं। तो इसने अब भाई एक फॉर्मूला है मेरा जो हर सीरीज हर पेपर में मैंने समझाया है। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू बटा किसकी और गुणा चाहिए जिसकी। ये काफी बढ़िया राइम करता है, तो मतलब बस ये बैठ गया है फॉर्मूला अपनी जबान पे। इसी का अपन यूज लेंगे कि एक वैल्यू दे रखी है अपन को क्वेश्चन में 878800 की। ये वैल्यू किसकी है, 2197 की है, ठीक है भाई। और अपन को निकालना क्या है या फिर चाहिए किसकी अपन को वैल्यू, अपन को प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल यानी 1000 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। अगर इंटरेस्ट पूछता तो मैं इन दोनों का अंतर ले लेता, ठीक है भाई। अब देखो अपन क्या करेंगे, इनको काटेंगे। अब काटना भी मतलब ये आप दिमाग में बिठा लो चीजों को कि कैलकुलेशन हमेशा इजी बनानी है अपन को। इतने अगर एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे हैं मतलब ये इससे पक्का कटेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये कटेगा कितनी बार तो उसका भी दिमाग नहीं लगाना आपको। अब देखो ये है 7, 7 का कितना गुना करूं मैं यूनिट डिजिट में कि 8 आ जाए। अरे 700 का 28 होता है, हाँ या ना। और वैसे भी आप देखोगे तो ये 2200 के लगभग वैल्यू है, इसका 4 गुना करेंगे तो 8800 के लगभग वैल्यू आएगी। ये वैसा दिख रहा है अपन को, तो 4 आ जाएगा, आगे 5 जीरो आएंगे। इसने पूछा था लैक्स में बताना है तो 4 लाख यानी सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है भाई। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला कि एक मैन है, उसने 84 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है 7 घंटे में। पार्टली करी है मतलब फुट के ऊपर 10 किलोमीटर की स्पीड से और बाइसाइकिल पे करी है 25 की स्पीड से। डिस्टेंस ट्रेवल फुट वाली पूछ रहा है भाई। एक बेसिक से इक्वेशन बनाएंगे, इजीली आंसर आ जाएगा एक स्टेप के अंदर ही, मतलब आसान सी इक्वेशन बन जाएगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो करना क्या है, देर से देखो, मेरे को ये नहीं पता कि कितनी दूरी गया है वो पैदल, तो मैं उसे x मान लेता हूँ, x/10। भाई दूरी बटे स्पीड, ये टाइम आया है, ठीक है भाई। अब अगली बार वाला टाइम भी लिख लेते हैं, फिर दोनों टाइम को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो 7 घंटे के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इधर भी मेरे को टाइम दे रखा है। अब देखो ये पहले वाला हो गया। अब वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है भाई। 84 टोटल दूरी थी, x यहां कवर कर ली तो 84 माइनस x दूरी बच गई। इसको 25 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, बराबर 7 हो जाएगा। ये भी टाइम टाइम जुड़ के 7 घंटे। आराम से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, 50 आ जाएगा, ये 5x आ गया और ये आ जाएगा 168 और -2x, मतलब 2 आएगा यहाँ पे भाग देने पे, और ये 7 आ गया। देखो भाई ये तो बन गया 3x प्लस आ गया 168 बराबर आ जाएगा 350। 350 में से इसको घटा के लिख दो तो ये कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 182 आ गया।
अब अपन को तो यहाँ से x ही तो बताना था कि फुट वाली तो बतानी है इसने, तो फुट वाली x ही है अपनी, तो इजिली 182/3 करेंगे और पूरा नहीं करना है भाई। क्लियरली देखो ये इससे 6 बार कट रहा है, तो अब आगे क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई, 6 वाला ऑप्शन ही एक ही है, सही हो जाएगा। बाकी डिवाइड करके देखेंगे तो एक्जैक्टली यही मिलेगा। ठीक है भाई, 4 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए जो है वो 20% मोर एफिशिएंट है बी से, ठीक है, और जो सी है वो 30% लेस एफिशिएंट है बी से। भाई बी को 100 मान लो, इसमें बेटर ये रहेगा क्योंकि सी और ए दोनों को बी से कंपेयर कर रखा है उसने। ए तो इससे 20% ज्यादा है यानी 120 है, सी इससे 30% कम है यानी 70 है। इनको काट के छोटा बना लो भाई, ये 12, 10 और 7 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है इसने। अब ये बोल रहा है वर्किंग टुगेदर ये एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। भाई 5 दिन में एक साथ काम कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी को जोड़ लो, 12 और 10 22, 22 और 7 29, ये मेरा टोटल काम आ गया। ठीक है भाई, अब ये क्या बोल रहा है कि ए जो है वो इस काम का 12/5 कितने दिन में कर देगा। भाई पहली बात तो इस काम का 12/5 करवाना है, किससे करवाना है, ए से। ए की एफिशिएंसी तो 12 है, कितना इजी बन गया, 12 से 12 कट गया, 5 से 5 कट गया, 29 ही मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था, 2 स्टेप में होने लायक था। 5वें पे आ जाओ। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो सोचने लायक या फिर मुश्किल बनता है, जो आगे आएंगे वो मैं आपको इजीली बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा बस चीजों के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है वो 4 गुना तेज चलती है बस से, तो एरोप्लेन को ए, बस को बी, इनकी स्पीड्स का रेशियो लिख रहा हूं मैं। अगर इसकी एक स्पीड रहेगी तो इसकी 4 रहेगी, 4 गुना तेज हो गई। अब ये बोल रहा है कि अगर बस कवर करती है 40 किलोमीटर 80 मिनट में, एक चीज बता देता हूं इस क्वेश्चन में, भाई 80 मिनट को घंटे में बदलने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहां जो मिनट आएगा वो अगली बार वाली मिनट से कट जाता है, तो कोई भी काम नहीं है उस चीज का। अगर कोई करना चाहता है तो करके देख सकता है, वो चीजें रेशियो में कट जाएंगी। ध्यान दीजिएगा अभी करना क्या है। भाई बस ने कवर किया है 40 किलोमीटर 80 मिनट में, तो अगर मैं बस की स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40/80 यानी आधा किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। अब भाई ये तो बस की स्पीड है, ठीक है, मैं बस लिख देता हूं। और अब मेरे को एक बात बताओ, अगर बस की स्पीड मेरे लिए तो 1 थी, तो 1 की वैल्यू आधी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 का आधा किया तो 4 का आधा कर दो, यानी कि एरोप्लेन की स्पीड 2 आ गई, 2 किलोमीटर पर मिनट आ गई, ये ध्यान रख लीजिएगा। अभी क्या बोल रहा है कि व्हाट डिस्टेंस इन किलोमीटर विल द एरोप्लेन कवर इन 15 मिनट। अब देखो मिनट में पूछा है, करने की नीड नहीं पड़ी, ठीक है। तो भाई कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम अपना फॉर्मूला होता है। स्पीड मेरी है 2, 15 मिनट में कवर करना है, यानी 30 किलोमीटर कवर कर लेगा। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। एकदम मिनिमम, मतलब जितना कम हो सके उतना लिखो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखो, सब इजी लगेगा। ठीक है भाई, 6 नंबर पे आ जाते हैं। एक मैन है, वो 1/6 ऑफ द स्टॉक को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है भाई, ये सब कुछ दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है कि टोटल गेन जो है वो इतना है, तो भाई पहले गेन निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 1/6 ऑफ द स्टॉक है भाई, यहाँ पे देखो 1/6 था, यहाँ 1/3 है। एक बार के लिए ऐसे मान लेते हैं कि टोटल जो अपना स्टॉक है ना वो 18 है। ठीक है भाई, इनका मैंने एलसीएम ले लिया ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो इजी बन जाए। अब इसका 1/6 अगर मैं करता हूं यानी 3 आएगा, तो ये जो 3 या फिर x मान लो, कैसे भी कर लो भाई, 3 स्टॉक है वो 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। ठीक है भाई, यानी ये कितना आ जाएगा, 3/10 आ गया। एक बार सोल्व करते जाओ। फिर 1/3 ऑफ द स्टॉक, इसका 1/3 करेंगे तो 6 आएगा। जो 6 मेरा स्टॉक है या फिर 6 पार्ट ऑफ द स्टॉक है वो 15% के प्रॉफिट पे। भाई एक कई बच्चों को ये डाउट रहेगा कि मैंने 10 से यहाँ पे 1 बढ़ा के 11/10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अरे भाई इसने ये बोला है कि गेन, इसने ये नहीं पूछा कि गेन होने के बाद में वैल्यू कितनी आ गई, इसने ये पूछा कि जो गेन है वो 132 है, तो मतलब सिर्फ प्रॉफिट लिखना है अपन को, तो प्रॉफिट तो इतना ही हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 15/100 का मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, तो 3/20 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 18/20 आ गया। आगे लिख लेते हैं। अब बचा हुआ रिमेनिंग, भाई देखो 6 और 3 9 आ गया, यानी 9 ही बच गया अपना जो स्टॉक है वो। ये 5% के प्रॉफिट पे 5% के फ्रैक्शन 1/20, यानी आ जाएगा 9/20। ये इसने कितने पे बेचा है, 132 आइटम्स ऑफ द स्टॉक, मतलब इतने गेन के ऊपर बेचा है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी। भाई 132 एक वैल्यू है, वो किसकी है, इसके जोड़ की है। अब जोड़ करना भी इजी बनाता हूं भाई, नीचे 20 है, नीचे 20 है, इसमें भी नीचे 20 बना लो, तो 2 से गुणा कर दो, तो ये 6/20 बन जाएगा। अब देखो 18 और 6 24, 24 और 9 33/20 आ गया, यानी ये वैल्यू है 33/20 की। अब मेरे को चाहिए क्या, हाउ मच वाज हिज स्टॉक, स्टॉक तो 18 था, मतलब वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, लगाया अपन ने, आंसर आएगा। देखो क्या होगा, ये 20 तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं 20 को ऊपर लिख देता हूँ। 33 से ये कटेगा 4 बार, तो देखो 18 चौके 72, 72 दूनी 144, आगे एक जीरो लग जाएगा,
यानी 1440 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सही हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया अपन को। ठीक है भाई, 7 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, लीस्ट नंबर बताना है जिनको इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो 6 बचे हर एक केस में। भाई सबसे आसान मेथड है कि इसका एलसीएम निकालो और ये देख लो। 2 मेथड बताता हूं मैं इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक और मेथड जस्ट अभी मतलब क्लिक कर गया। पहला तो ये है कि बेसिक है, इन सभी का एलसीएम निकाल लो, लेकिन एलसीएम निकालने में भी भाई गधा मजदूरी नहीं करनी है। मैं बताता हूं एलसीएम के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है। 14, 15, 18 और 46। भाई ये वाला मेथड बिल्कुल मत लगाना, इससे ज्यादा इजी है। 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो 9 को मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर गुणा 2 आ जाएगा, और 46 को लिख सकते हैं 23 गुणा 2। ठीक है भाई, अब इनका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम के लिए क्या होगा, इनकी मैक्सिमम पावर लिखते जाओ। तो मैक्सिमम पावर सारी चीजों की लिखूंगा भाई। 23 तो एक ही बार है, ठीक है, 23 का काम हो गया। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1 ही आ जाएगा। 2 सारे उड़ गए हैं। अब 3 की मैक्सिमम पावर 3 का स्क्वायर है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। यही इस नंबर का क्या है, एलसीएम है। अब देखो क्या करना है, 23 दूनी 46 करना है, 9 पंजे 45, 45 इंटू 7, ये अपना क्या आएगा, एलसीएम आएगा। एक बार इसको रख लो, एक बार इसको रखे रखो, और मेरे को ये बताओ कि अब इसने जो क्वेश्चन में पूछा उसके लिए क्या करना था। इसने क्या बोला कि हर एक केस में रिमाइंडर जो है वो 6 छोड़ेगा, यानी कि यहां से जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें से अपन 6 घटाएंगे, वही अपना आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना आप। मैं एक दूसरा मेथड बताता हूं इस क्वेश्चन का। भाई मेरे को एक बात बताओ, जितने भी ऑप्शन मतलब दे रखे हैं अपन को, उनके अंदर अपन देखो यहाँ पे 14 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 2। मतलब ऐसा एक प्राइम नंबर ढूंढ लो जिससे आप डिवाइड करो चीजों को, तो 6 रिमाइंडर बच जाए। भाई 7 से डिवाइड करना बड़ा इजी है। मैंने यहाँ से देखो डिवाइड करना चालू किया, एक बार देखते हैं अपन। तो देखो 7 चौका 28, फिर 7 एकम 7, तो 29 बता, फिर 7 चौका 28, फिर 14। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से, रिमाइंडर तो नहीं बच पाया। इसको देखो 7 चौका 28, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौका 28, इसमें 4 रिमाइंडर बच गया। अपन को तो 6 बचाना है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो 7 दूनी 14, फिर 0, 7 7 49, इसमें 6 बच रहा है रिमाइंडर। ये आंसर हो सकता है। एक बार पहला और चेक कर लो बस। 7 दूनी 14 गया, अब क्या होगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 छिंग 42, 6 64 आएगा, तो 7 63, एक रिमाइंडर बच रहा है। ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा बच गया, ये वाला। अब मेरे को बताओ ये कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगा। भाई कितना ही फास्ट निकालो फिर भी एलसीएम निकालने में कुछ तो टाइम लगेगा, गुणा करने में कुछ तो टाइम लगेगा। 6 माइनस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर ये देखो कितना ईजी था। आराम से अपना आंसर आ गया। और आप चेक करना यहां से सॉल्व करके कि एग्जैक्टली 14496 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान रहेगा भाई चीजें, ठीक है। इजीली अपना आंसर आ गया इस तरीके से। 8वें पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस एक क्यूबॉइड के दे रखे हैं, इतने इतने वॉल्यूम पूछ रहे हैं। भाई ये बड़ा इजी होता है, मैं बताता हूँ। देखो वैसे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एक क्यूबॉइड के लिए होता है LBH, लेकिन जब एडजेसेंट फेसेस के एरिया दे रखे हो ना A1, A2 और A3, तब मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। फॉर्मूला बन जाता है रूट में A1 इंटू A2 इंटू A3। और भाई ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना। इस क्वेश्चन इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेना इस टाइप के। 100% है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब बढ़िया चीज है ये, बच्चे इग्नोर कर देते हैं इसको। अच्छी वाली मतलब रियल में काम की चीज है। तो भाई देखो अपन वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से अब, लेकिन इसकी कैलकुलेशन को मुश्किल नहीं बनाना है। अगर इतना आसानी से आंसर दे रहा है तो वो कैलकुलेशन में फंसाएगा। अपन आसान बन जाएंगे भाई। कैसे, देखो 24 गुणा 42 गुणा 112 करना है, उसका रूट लेना है। कैसे करना है पता है, देखो 24 में ऐसा कुछ ढूंढो जो एक स्क्वायर होता हो। तो भाई 4 होता है वो, क्योंकि इसको अपन 4 इंटू 6 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब कंफर्म है कि इन दोनों में से किसी में तो 6 पक्का मिलेगा, क्योंकि 6 का रूट नहीं होता। तो देखो इसमें 6 मिल गया मेरे को, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 7। अब देखो 4 का रूट होता है, 6 का रूट होता है। भाई इतने एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, तो 7 तो खाली नहीं रहेगा, पक्का इसमें 7 आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 7 गुणा, देखो 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। अब देखो हर एक चीज का रूट आ रहा है, और कैलकुलेशन भी अपनी इजी बन गई थी। 4 का रूट 2 हो गया, इन दोनों 6 का रूट 6, इसका रूट 7 आ गया, और 16 का रूट 4 आ जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा, 7 छिंग 42, 42 दूनी 84, 84 इंटू 4 करेंगे, यही अपना आंसर आ जाएगा। और ये भी मैं पूरा सोल्व नहीं करने वाला हूँ भाई। 4 चौके 16, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट देखा, 6 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में मिला मेरे को, मैंने टिक करके आगे बढ़ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 9 नंबर पे आ जाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैलकुलेट करवा रहे हैं, इजी है ये क्वेश्चन भी। थोड़ा सा अपन को इसमें दिमाग लगाना है। देखो ये देखा है मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 99। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा करने से देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। पर प्लस 2ab तो मेरे पास में है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, 2ab घटा देता हूँ इसमें से, ये वैल्यू आ जाएगी 99 के बराबर।
अब देखो यहां से अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी की वैल्यू तो 11 है बराबर 99, ये 22 बन गया, 22 इसमें जाके जुड़ेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इसमें जाके जुड़ेगा तो 121 आ जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू 11 आ गई। इतने क्वेश्चन में अभी तक अपन को कोई दिक्कत नहीं आई। इसने अपन से पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अरे भाई बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, इसका क्यूब कर दो। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे, इधर 11 का क्यूब हो जाएगा, ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। भाई ये ध्यान रख लेना, 11 का क्यूब 1331 होता है और फिर 12 का कितना 1728 होता है, 13 का 2197 होता है, ये जरूर रट लेना भाई, ये चीजें इनको बार बार प्रैक्टिस करना, ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है अपन से, तो यानी ये पूरी की पूरी चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी आंसर क्या आएगा 1331 माइनस में 3 इंटू ए बी की वैल्यू तो कितनी थी 11 और ए प्लस बी की वैल्यू भी 11 थी, तो भाई यहां से क्या आएगा 1331 माइनस, ये तो बन गया 121 इंटू 3 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 3 6 और 3। ठीक है भाई, घटा देंगे इसमें से तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, और भाई वही अपना हर बार का काम है, पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है, 8 सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है। आ रहा है समझ में? और यूनिट डिजिट की कुछ इंपॉर्टेंस पता लग रही है, कितना टाइम वेस्ट होता है बताओ पूरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो, हर अगले क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन छोड़ के क्वेश्चन के अंदर अपन को काम में आ रही है ये वाली चीज। ठीक है भाई, हेल्पफुल रहेगी। 10 नंबर पे आ जाते हैं। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पी थर्ड प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बी का स्क्वायर अपॉन ए, यानी 12 इंटू 12 बटे 6, और क्यू फोर्थ प्रोपोर्शनल दे रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है बी सी अपॉन ए, यानी 18 इंटू 15 और बटे 6। इन दोनों को सोल्व कर लो। ये पूछ रहा है पी प्लस क्यू, भाई इजीली आ जाएगा, ये तो आ गया देखो 24 और ये आ जाएगा 45, तो 24 प्लस 45 करना है 69 आंसर आ जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक बोनस के तौर पे उसने क्वेश्चन दे दिया है अपन को। ये देखिएगा भाई, इसमें बोला है कि a इज 60% मोर देन b, यानी कि a जो है वो 60% ज्यादा है b से, यानी कि अगर मान लो इसको अपन मतलब कैसे भी कर लो 100 मान लो तो वो 160 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना तो 60% की फ्रैक्शन लिख लो 3/5, तो क्या आ जाएगा भाई ये 5 आएगा तो ये 8 आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला कि c जो है वो 31.25% लेस है a से, ये थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया इसने यहाँ पे, कुछ नहीं है लेकिन इसमें भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 31.25% है, 31 1/4% लिख सकते हैं इसे। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा 125/400 आएगा ये, तो इसके अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहता हूं तो देखो ये तो 5 आएगी और ये 16 आ जाएगा, यानी 5/16 आ गया ये। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, 5/16 आ गया। अब इसने क्या बोला कि सी जो है वो इतना कम है ए से, यानी कि अगर ए की वैल्यू 16 होती है तो जो सी है ना सी वो ऑटोमेटिकली 16 माइनस 5 यानी 11 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो इन फ्रैक्शनों को सेम तो बना लो पहले, भाई यहाँ a 16 है, यहाँ a 8 है, इस इक्वेशन को मतलब इस फ्रैक्शन को 2 से गुणा कर दो तो ये 16/10 बन जाएगी, यानी मेरे पास में ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। क्या क्या आई? a की वैल्यू 16 आई, b की वैल्यू 10 आई और c की वैल्यू 11 आई। अब देखो कितना इजी बन गया क्वेश्चन। इसने क्या पूछा है, बाई व्हाट परसेंट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस जो है वो कितने परसेंट लेस देन सी है, कम है सी से। भाई 5 कम है पहली बात, तो 11 पे कम है और गुणा 100। अब इसको सॉल्व मत करना, दिमाग में ये लेके आना कि 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है, मतलब परसेंटेज क्या होती है 9.09, और उसमें बस अपन को क्या करना है 5 से गुणा करना है, यानी ये 45.45 अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बेस्ट मेथड होता है ये वाला, और 2 फ्रैक्शन होती है, ये वाली भी अपन को ध्यान रखनी चाहिए। 1/11 तो होती है किसकी फ्रैक्शन होती है 9.09 वैल्यू होती है, और 1/9 वाली 11.11 होती है। भाई ये दोनों रट लेना, मैं बता रहा हूँ जो चीजें मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये काम की हैं, वो चीजें रियल में बहुत काम की हैं, बहुत बार यूजफुल रहती हैं कैलकुलेशन को छोटा बनाने के अंदर। 10.45 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चल लेते हैं 12 पे। इसमें क्या बोला है कि एक टाइप ऑफ लिक्विड है, उसमें तो 30% ऑफ वाटर है मिक्सचर के अंदर, तो भाई और ये देखो इसने आगे क्या दे रखा है कि जो ग्लास है वो 7 kg लिक्विड का भरा हुआ है। भाई 7 kg के अंदर से अगर 30% पानी है तो मैं इसको निकालूंगा तो 2.1 लीटर पानी आ जाएगा मेरा। मैं सिर्फ पानी लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा। ये ए लिक्विड की बात करी अपन ने। अब बी लिक्विड पे आओ। बी लिक्विड में इसने क्या दे रखा है कि भाई 14 kg का लिक्विड है, उसमें 75% मिल्क है, यानी पानी कितना है 25% है,
या तो इसे 1/4 भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। 14/4 करेंगे यानी 3.5 आ जाएगा। भाई ए में पानी इतना, बी में पानी इतना, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में पानी कितना होगा। भाई टोटल पानी कितना है, जोड़ लो एक बार, 5.6 टोटल पानी है पूरे मिक्सचर में। पूरा मिक्सचर कितना है मेरा, 14 और 7 21 किलो का मिक्सचर है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इस पॉइंट से ये 0 उड़ गई, 7 से काटेंगे 8 बार और 3 बार, 80/3 आएगा। 80/3 को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने की नीड ही नहीं है, ऑप्शन ही यही दे रखा है, टिक कर देंगे भाई। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं लगी इसमें। 13 नंबर पे आ जाओ। 2 पाइप है ए और बी, वो एक टैंक को इतने इतने घंटे में फिल कर सकते हैं। ए तो 30 घंटे में, बी जो है वो 20 घंटे में फिल कर सकती है। बोथ पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो ये क्या बोला है कि कितनी देर बाद में पाइप बी को बंद करना चाहिए कि टैंक 21 घंटे में भर जाए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, मैंने बता रखा है इसका तरीका। भाई अगर इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब बताओ मेरे को क्या करना है। भाई इसने ऐसे बोला कि 21 घंटे में भर जाता है और बी को बंद करा था इसने कुछ देर पहले। अरे भाई ए वाला पाइप तो पूरे 21 घंटे काम किया है ना, बस यही दिमाग रहता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ए वाला 21 घंटे काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, यानी 42 काम कर देगा। टोटल काम मेरा 60 था, 42 काम ए अकेले ने कर दिया, तो काम कितना बचा, 18 काम बचा। ये काम किसको करना है, बी को करना है। कितनी, 3 की एफिशिएंसी से, यानी बी को सिर्फ 6 घंटे बाद में बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, 6 घंटे बाद ही बंद कर दिया गया है उसे। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या बोला है कि द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस ए बी सी इज 16/5। 3 फ्रैक्शन है ए प्लस बी प्लस सी, इनका जोड़ 16/5 दे रखा है। इस क्वेश्चन में भाई बहुत दबा के कैलकुलेशन है, पर कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल वाली नहीं है। इसने क्या बोला कि व्हेन सी इज डिवाइडेड बाय बी, सी को बी से डिवाइड किया जाता है तो फ्रैक्शन आती है 9/10। ठीक है भाई, ये क्या बोल रहा है, विच इज लेस देन ए बाय 2/5, यानी कि ए से ये 9/10 अगर अपन कम करते हैं तो 2/5 के बराबर आता है। यहां से ए निकल जाएगा अपना। ए कैसे निकलेगा, इसको उधर ले जाके जोड़ देंगे, तो ये कितना बनेगा, 13/10 आएगा। मैंने इतना जल्दी कैसे किया, ये एक एक चीजें आप सीखो। भाई 9/10 था, इसको नीचे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4/10 बनेगा। अब बताओ उधर जाके जुड़ेगा तो 9 और 4 13 बन जाएगा, 13/10। ये चीजें आप सीखो भाई करना। ठीक है, ए आ गया है, अब आगे चलते हैं। मेरे को इसने क्या दे रखा था कि ये एक इक्वेशन दे रखी थी, ए आ गया है, अगर बी प्लस सी का जोड़ निकालना चाहूं तो निकल सकता है। तो देखो बी प्लस सी कितना आएगा, 16/5 माइनस ए, ए मेरा 13/10 है। तो अब ये देखो, अब ये एलसीएम मत ले, इसको नीचे 10 बना लो, यानी ये 32/10 आएगा। अब 32 में से 13 घटाना तो आसान है, नीचे तो 10 आएगा, 32 में से मेरे को 13 घटाना है तो 19 आ जाएगा, यानी बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 19/10। लेकिन इसने मेरे को बी और सी दे रखे हैं ऑलरेडी रेशियो के अंदर 9 और 10, वो यहां पे काम में लेके मैं बी और सी दोनों को निकाल सकता हूं। या तो आप रेशियो रख लो, या फिर आप सी की या बी की वैल्यू रख लो, जो आपको इजी लगे वो करो। अपन सी की वैल्यू रख लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है, 9b/10। सी की वैल्यू क्या है, 9b/10 और बराबर 19/10। अरे भाई इसको भी तो सोल्व करेंगे तो 19/10 ही आएगा, यानी b इंटू 19/10 बराबर 19/10। कट के b की वैल्यू 1 आ गई। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 1 आएगी यानी c की वैल्यू 9/10 आ गई। बस इतनी कैलकुलेशन थी। ए बी सी अपन ने तीनों निकाल लिए, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में अंतर पूछ रहा है। 9/10 और 1 का अंतर पूछ रहा है, ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और जब एक दबा ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे माइनस में आंसर कैसे नहीं आया, प्लस में कैसे नहीं आया। जब अंतर वर्ड बोल देता है ना, डिफरेंस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है, वो ऑटोमेटिकली मोड लग जाता है। ये अपना कॉमन सेंस होता है। तो 1/10 मतलब लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर के ऊपर। 15 नंबर में अपन को क्या दे रखा है कि सुषमा है, उसने 5 टेबल और 10 चेयर खरीदी इतने रुपए में। भाई देखो इस क्वेश्चन के भी मैं 2 तरीके बता देता हूँ। एक तो है कि एकदम आप बेसिक से चले जाओ, 2 इक्वेशन बना लो, उनको सोल्व कर लो, टेबल और चेयर की रेट निकाल लो, फिर कॉस्ट प्राइस जो भी पूछ रहा है वो आप इजीली कर सकते हो। पर काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है वो, और वो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उससे जाओ। भाई अगर ऑप्शन ही नहीं बच रहा, दिमाग में मेथड स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, तब जा सकते हैं उससे, लेकिन उसके लिए टाइम होना चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, बेटर मेथड क्या है उससे कि भाई देखो इसने टेबल्स को 8% के प्रॉफिट पे, चेयर को 5% के लॉस पे, यानी कि मैं इसमें क्या लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा, क्योंकि मैं ओवरऑल इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकाल सकता हूं। तो भाई इधर तो अपन लिख लेते हैं टेबल की कहानी, इधर चेयर की कहानी।
टेबल को उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा है। बस एक गलती मत कर देना, एलिगेशन लगाते टाइम प्लस या माइनस मत भूल जाना, प्रॉफिट और लॉस से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। शेयर को उसने 5% के लॉस पे बेचा है, -5 लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे निकालू तो सही ओवरऑल कितना हुआ है। तो भाई देखो, मेरे को एक बात बताओ, 1950 का उसका टोटल गेन था 39,000 रुपए के ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। इन तीनों जीरो से तो ये तीनों जीरो कट गए, ये इसका 5 गुना होता है, क्योंकि 40 का 5 गुना 200 होता है, तो ये जस्ट उससे एक कम है, तो यहाँ 195 आ जाएगा भाई, कॉमन सेंस लग गया। यानी कि ओवरऑल रेट मेरी 5% का उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब बेसिकली परसेंटेज में निकाल लिया मैंने। अब मेरे को एक बात बताओ, कितना इजी बन जाएगा ये। 8 से 5 जाएगा, 3 आएगा, यहाँ घटाना मत भाई, 5 और 5 जुड़ जाएंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि 10 और 3 के अनुपात में आ गए टेबल्स और चेयर्स, या फिर उनका कॉस्ट आ गया, मतलब बात ये है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ द टेबल वाज, टेबल की कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब 10 की वैल्यू पूछ रहा है। कितना आसान है करना, मैं बताता हूँ भाई। टोटल जितनी भी चीजें थी उनकी जो कॉस्ट थी वो 39,000 थी, यानी 39,000 एक वैल्यू है, बटा किसकी, गुणा चाहिए जिसकी। वही फॉर्मूला है अपना जो अपन को हेल्प करता है। ये वैल्यू किसकी है, ये टोटल की है, यानी 13 की है। मेरे को चाहिए किसकी, टेबल की चाहिए। टेबल की वैल्यू तो 10 है, मतलब 10 की निकालनी है। ये इससे 3 बार कट जाएगा, 30,000 अपना आंसर आ जाएगा। ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। 16 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोलेगा, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड डायगोनल। ठीक है भाई, बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे बनाने की नीड नहीं है, पर मैं बना लेता हूँ। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और इसको अपन हाइपोटेनस बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, पी बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसने आगे क्या बोला है, इसने बोला कि सम ऑफ एडजेसेंट साइड करो पहले तो एल प्लस बी करो, और डायगोनल, अच्छा इनका डिफरेंस, ठीक है भाई। तो और डायगोनल का डिफरेंस जो है वो हाफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड है, यानी हाफ है L/2 का, मतलब बेसिकली L/2 लिख लेते हैं अपन। यहां से देखो मैं क्या करता हूं, b माइनस पी को सॉल्व करता हूं, तो b माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो कि इन दोनों चीजों को उधर ले जाओ, बात एक ही है, कैसे भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों चीजों को उधर ले जाना बेटर समझूंगा, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे अपनी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा भाई, इन दोनों को अपन उधर लेके गए, तो ये बन गया P और माइनस बी बराबर कितना आ गया, L में से L/2 जाएगा, तो L/2 ही आ जाएगा, ठीक है भाई। पूरे L में से आधा L गया तो आधा L बच गया। अब ये वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शॉर्टर टू द लॉन्गर साइड। शॉर्टर और लॉन्गर साइड का रेशियो पूछ रहा है। एक काम करते हैं, ठीक है, P की वैल्यू रख देते हैं, इसमें आसान रहेगा, क्योंकि P का कोई काम ही नहीं है अपने क्वेश्चन में। शॉर्टर और लॉन्गर साइड का रेशियो पूछा है, मतलब P हटा दो, ठीक है भाई। अब P की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ तो ये रेक्टेंगल हो चाहे कुछ भी हो, रेक्टेंगल दे रखा है, स्क्वायर होता तो भी ये क्या हो जाता, पाइथागोरस लग जाती है इसके अंदर, यानी ये रूट में L² प्लस B² आ जाएगा। मैंने यहाँ पे P की वैल्यू रख दी, तो देखो L/2 इज इक्वल टू P की वैल्यू अंडर रूट में L² प्लस B² आ गई। अब माइनस B आएगा, उस B को उधर ले आओ, क्यों, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करके ये रूट हटाऊंगा, ठीक है भाई। मैंने इसका स्क्वायर किया, तो देखो यहाँ तो बन गया B का स्क्वायर, ये बन गया L²/4, और ये कितना बन जाएगा, अब बन जाएगा LB, ठीक है भाई। अब इस इधर मैंने इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, ठीक है, इधर मैंने स्क्वायर करने पे रूट हट गया, तो ये L² प्लस B² आ गया। B² से तो B² कट जाएगा, ये वाली चीज को उधर ले जाओ आप, तो LB बराबर आ जाएगा L का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर/4, यानी ये बनेगा 3L²/4। भाई कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में, अगर पीछे उसने इतने इजी क्वेश्चन दिए हैं तो थोड़ा तो कैलकुलेशन करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक L से एक L कट जाएगा, तो देखो ये एक B है, ये L है, यानी B/L की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। लेकिन रुकिएगा, इसने पूछा क्या है कि भाई छोटी और लंबी भुजा का अनुपात क्या है, छोटी B ही थी अपनी, यानी B यही आएगा 3/4, यही आंसर हो जाएगा। कई बार वो L/B भी दे देता है, तो मतलब वो अपन को लास्ट में एक बार चेक कर लेना चाहिए रुक के, ठीक है भाई। 17 नंबर पे आ जाओ। एक आर्टिकल है, उसको सर्टेन प्राइस के ऊपर बेचा जाता है, अगर ये इसकी 50% प्राइस पे बेचा जाता तो इतने का लॉस होता। भाई ऐसे मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरा आर्टिकल है वो 100 रुपए में बेचा गया है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है मेरी। अब ये बोल रहा है कि अगर इसे 50% ही बेचा जाता इसकी प्राइस पे, यानी कि अगर इसे 50 रुपए में बेचा जाता तो 1/3 का लॉस हो जाता। भाई 1/3 का लॉस होता, यानी एक्चुअली में प्राइस 2/3 हो जाती, हाँ या ना। तो देखो 50 का 2/3 ही निकालना है, 3/2 निकालना है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है भाई। लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे होती है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी 75 रुपए। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूं, ये नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे देखिएगा कि आप किसी चीज की कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो, उस पे 33 1/3% का
लॉस करवाओगे आप तो 3 पे 1 का लॉस, यानी 2/3 में आप बेचोगे तो 50 रुपए की मिलेगी। अब देखो यहाँ से x मैं निकालूंगा तो ये देखो 75 आ रहा है ना, यही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने डायरेक्टली कर दिया बस, तो कुछ भी नहीं करना था, आसान था। सीपी आ गया है। अब देखो आगे चलते हैं। ये क्या बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 82.5% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब इसने एक और कंडीशन दे दी कि अगर ये 100 की जगह 82.5% पे बेचा जाता, भाई 100 का 82.5 तो परसेंटेज तो 82.5 ही हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से इसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट होता। भाई परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां से यहां देखो, परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है 5 और 2 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर, 75 के ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, इस पॉइंट से एक जीरो उड़ा दो, 75 से 75 उड़ा दो, 10% का प्रॉफिट हो रहा है बकायदा। जो ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करनी थी, आसान था क्वेश्चन। बाकी 18 पे आ जाओ। ये भी देखिएगा कितना तगड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर करना क्या है अपन को, ध्यान दीजिएगा। भाई एक्स की वैल्यू दे रखी है और ऐसी जब भी कोई टर्म पूछता है तो मैं पहले 1/x निकाल लेता हूं। तो देखो x इज इक्वल टू 5 + 2√6 है, मैं 1/x निकाल लूंगा रैशनलाइजेशन करके। तो भाई ये तो 1/5 + 2√6 बन जाएगा, ये 5 - 2√6 और यहाँ 5 - 2√6, मैंने माइनस वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो 5 - 2√6 एज इट इज आ गया। ये a + b a - b यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 24, यानी a क्या आ जाएगा। तो बेसिकली 1/x की वैल्यू ये आ गई। अब देखो भाई, इसने x³ - 1/x³ कैलकुलेट करवाया है ना, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को घटा दो पहले। तो x - 1/x करेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा, 5 + 2√6। अब मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, यानी -5 और +2√6 बन जाएगा, साइन बदल दिया मैंने। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4√6 के बराबर आ गई x - 1/x की वैल्यू। क्यूब पे लेके जा रहा है, बड़ा आसान फॉर्मूला है, अपन को पता है कि भाई अगर x - 1/x a होता है तो x³ - 1/x³ का फॉर्मूला होता है a का क्यूब + 3a। आसान होता है, ये फॉर्मूला लगाना है बस, इसमें कुछ नहीं करना। तो पहले a का क्यूब करना है, यानी 4√6 का क्यूब करना है, फिर प्लस में 3 × a यानी 3 × 4√6 करना है। ये तो बन जाएगा 64, इंटू हो जाएगा 6 और इंटू हो जाएगा √6, ठीक है भाई। और प्लस में ये आ जाएगा 12√6। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 × 36 384√6 और ये 12√6 है। 84 में 12 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा, यानी 396√6 अपना इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन इजीली सही हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, गलती मत कर देना। 19 नंबर पे आ जाओ। ठीक है भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है बोल सकते हैं इसे तो, क्योंकि थोड़ा सा मतलब उटपटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या है। ये बोले कि एक फिगर दे रखा है, इसमें दो कंसेंट्रिक सर्कल है MN और AB, दो कोड्स हैं बड़े वाले सर्कल की। MN तो टच कर रही है और AB इंटरसेक्ट करके जा रही है, CD के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। MN की लेंथ निकालनी है अपन को। अगर इसने दे रखा है AB की वैल्यू 30 है, भाई सिर्फ इसी के अंदर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ पूरी, फालतू में दोबारा से बनाने की कोई नीड नहीं है। AB की वैल्यू 30 है, पूरा AB 30 दे रखा है इसने, यहां से लेके यहां तक, और CD की वैल्यू 24 है। ठीक है भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये सर्कल का सेंटर है, दोनों सर्कल का सेंटर है ये, इसको आप यहाँ पे मिला दो। ठीक है भाई, पहले यहाँ पे मिला दो और एक बार यहाँ पे मिला दो। ठीक है भाई, जब मैंने यहाँ पे मिलाया तो मेरे को एक प्रॉपर्टी ध्यान में है कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं कोड के ऊपर लेके जाता हूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है इसे, यानी 30 वाले को भी आधा आधा काट दिया इसने तो 15 इधर बच गया, 24 वाले को भी आधा आधा काट दिया यानी ये 12 बच गया। इतना समझ में आता है अपन को। ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है पर समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल वाली चीज नहीं है कोई। बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R है, छोटे वाले की रेडियस छोटी r है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, मैं पहले इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा रहा हूं। ठीक है भाई, ये लिख लिया अपन ने। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस ट्राइंगल पे फोकस करना, आप ये वाली दूरी को मैंने x माना है, अब इस ट्राइंगल पे फोकस करना, तो ये अपनी हाइपोटेनस है। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, r का स्क्वायर बराबर लिख रहा हूं ये 12 के स्क्वायर और प्लस x के स्क्वायर के। भाई इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ये वाली करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई शॉर्टकट मेथड है नहीं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर फोकस कर रहा हूं, तो कैपिटल R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के। इतना मेरे को समझ में आ गया, दोनों में x स्क्वायर है, या तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू रख दो या यहां से रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले से x स्क्वायर की वैल्यू नीचे वाले में रख देता हूं। तो देखो r का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस, अब x के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, r स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं अपन, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225
12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को घटाएंगे तो ये 1 आएगा और ये 8 आएगा, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर अपना 81 आ गया। अब देखो इसने मेरे से mn पूछा था, ये mn पूरी लेंथ है, तो mn पूरी नहीं निकालनी है भैया जी, पहले आप क्या करो कि ये छोटी mn निकालो, इतनी इतनी, तो वही निकालने के लिए अपन ये काम पूरा कर रहे हैं। अब देखो ऐसा करने से मेरे को क्या पता चला कि भाई ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया था, इसमें ये बड़ा आर है, ये छोटा आर है। आप अगर इस ट्राइंगल में भी लगाते हो कैपिटल आर का स्क्वायर, और तो ये किसके बराबर होगा, अगर मान लो इस पॉइंट को अपन x नाम दे दें या फिर a नाम दे दो, तो an के स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, an का स्क्वायर प्लस छोटो r का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 81 है, यानी 81 बराबर a का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू मतलब an का स्क्वायर चल रहा है, ये an का स्क्वायर, an का स्क्वायर, an का स्क्वायर, मतलब an आ जाएगा 9। अब अगर an 9 आ गया तो अपन को तो ये पता है कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, तो ये पूरी अगर अपन निकालेंगे तो 9 का दुगना यानी 18 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया मेथड था, इतना कोई मुश्किल भी नहीं था, इजीली कर भी सकते थे। 20 नंबर पे चल लेते हैं। tan a प्लस कोट a की वैल्यू दे रखी है, a सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है। भाई इतना अपन को पता ही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब ASTC वाले रूल से याद रखनी चाहिए ये चीज। एड शुगर टू कॉफी से इसका निमोनिक्स भी बना सकते हो। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, और ऐसा आगे चलता रहता है, यहाँ पे tan और कोट, यहाँ पे कोस और सेक। ठीक है, तो ये वैल्यू -2 के बराबर कब आएगी, जब आप tan को 45 रख दोगे, तो tan 45 और कोट 45 दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, लेकिन नेगेटिव दोनों ही रहेंगे, इसलिए -2 आ जाएगा ये। तो बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर आप 45 रखो, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 3 ही अपना आंसर आ जाएगा। बेसिक था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। या फिर आप अगर एक्चुअल में देखना चाहोगे तो वैसे ये tan 135 है, मतलब एंगल यहाँ पे ए जो है वो 135 रखा गया है, तो tan 135 और कोट 135, क्योंकि यहाँ पे 45 का मतलब है कि 90 प्लस 35 यानी 90 प्लस 45 सॉरी, तो ये 135 से बन जाता है इवेंचुअली, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आंसर 3 आ गया था अपना, बस वो ध्यान रखना है। 21 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि टॉप एंड बॉटम ऑफ एन अपराइट पोल, एक पोल है, ये पोल बनाया अपन ने, इसके टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं एक अपराइट टावर के टॉप का। तो भाई पहली बात तो ये दोनों सेम बेस पे हैं, ये अपना टावर है, ये दोनों यहां तक सेम लेवल पे है, तो मान लेते हैं कि अगर इसकी हाइट x है तो यहां तक इसकी भी हाइट x है, और ऊपर वाली हाइट को मैंने y बोल दिया। अब इसने बोला था कि ऊपर जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है अपने 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसने पहले टॉप का बोला था, यानी कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इतना समझ में आ गया, बेसिक कैलकुलेशन है, इतनी कोई हार्ड नहीं है ये। अभी क्या हो रहा है कि इफ द फुट ऑफ द पोल, ये सेमी लेवल ग्राउंड पे है, वो बना चुके हैं अपन, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर टू हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस 2 बार tan थीटा लगाना है, इजीली आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। भाई इस दूरी को a मान लो, तो ये दूरी ऑटोमेटिकली a हो जाएगी। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस येलो वाले ट्राइंगल में tan थीटा लिख रहा हूँ, यानी tan 30 लिख रहा हूँ मैं, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन a, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई। ठीक है भाई, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 कितना आएगा, अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ये व्हाइट कलर वाले पे फोकस कर लो, तो कितना आ जाएगा, tan 60 बराबर y प्लस एक्स अपॉन a आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है भाई, अब मेरे को तो a की नीड ही नहीं है, a चाहिए नहीं अपन को, क्योंकि दोनों की हाइट कंपेयर करनी है, मतलब x और y कंपेयर करना है अपन को, तो a हटाएंगे अपन, तो यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो a आ रहा है मेरा y√3, ये a यहां पुट कर दो, तो देखो y प्लस एक्स अपॉन a की जगह y√3 और बराबर √3 तो था ही, ये उधर चला जाएगा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3y बन गया, ये उधर चला जाएगा, यानी 2y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब देखो इसने किस किस की पूछी थी, हाइट ऑफ द टावर टू द पोल, तो टावर की हाइट तो मेरी x प्लस वाई थी, पोल की हाइट सिर्फ x थी, तो पहले तो x प्लस वाई करना है। यहां से देखो आप x अपॉन, यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, 2y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो x अपॉन वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 आएगा। भाई पहले तो दोनों को जोड़ना है, तो 3 आएगा, नीचे सिर्फ x रखना है तो 2 आ जाएगा, 3/2 अपना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुश्किल कुछ भी नहीं था भाई इसके अंदर, बस आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान रख के कैलकुलेशन करनी थी। 22 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 13, यानी कि एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर 13 है। अरे भाई डायमीटर 13 है तो मेरे को एक बात बताओ, रेडियस निकाल सकते हो इसकी, कितनी आएगी, 13/2 आएगी। अब देखो, या फिर आप एक बार इसको हटाओ और सिर्फ आप इतना देखो कि एक सर्कल है मान लो अपना, इस सर्कल में मैं लार्जेस्ट स्क्वायर कैसा फिट कर सकता हूँ।
वही लार्जेस्ट स्क्वायर बनेगा जो सर्कल के सेंटर से इसका डायगोनल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये लार्जेस्ट इसका डायगोनल जितना बड़ा बनाओगे उतना ही बड़ा स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये रेडियस के बराबर है, या फिर आप पूरा को ही ले लो भाई, 13 ले लो पूरे को, ये पूरा 13 है क्योंकि डायमीटर सर्कल का 13 है। तो अगर मैं अब साइड्स निकालना चाहता हूं तो जिनका दिमाग चल रहा है वो तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब है ना, उनको पता है कि भाई अपन को ये चीजें बार बार नीड में आती हैं। बाकी जिसको नहीं पता वो इसको ए मान लो, ये भी ए हो जाएगी। तो अब देखो क्या बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर में सारे साइडें बराबर होती हैं। तो आप पाइथागोरस लगाओगे, आप ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर लिखोगे, वो 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से 2a का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बनेगा। रूट लोगे तो रूट 2a बराबर 13 आएगा। a की वैल्यू 13 अपॉन रूट 2 आएगी। अब बताओ इतना कचरा करने की नीड है क्या? अगर आपको डायगोनल 13 दे रखा है तो आप क्या साइड डायरेक्टली 13 अपॉन रूट 2 या फिर a अपॉन रूट 2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं भाई अपन। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या देखा कि ये 13 बटे रूट 2 आ गई, ये 13 बटे रूट 2 आ गई, उससे अपन को मतलब नहीं है। ये बोल रहा है पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए होता है, तो 13 बटे रूट 2 इंटू 4 हो जाएगा। पर हर एक ऑप्शन में ऊपर रूट 2 है तो कोई बात नहीं, ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये 2 बन गया, ये इसको 2 बार काट देगा, यानी 26 रूट 2 अपना आंसर आ जाएगा। ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा आसान था। 23 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या बोला है कि s की पावर 4 और प्लस में s स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस में t की पावर 4। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली ध्यान रखो, ये बराबर होता है s स्क्वायर माइनस एस टी प्लस टी स्क्वायर इंटू में एस स्क्वायर प्लस एस टी और प्लस में टी स्क्वायर की। ये इसके डायरेक्टली बराबर होता है भाई, ये अपन को रिजल्ट याद रखना होता है अलजेब्रा के अंदर। तो इसकी वैल्यू, अब ये देखो अपन को इसी की वैल्यू दे रखी है तो काफी आसान हो गया अपना क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू कितनी, 9 दे रखी है, तो 6 इंटू 9 करेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 54 आ जाएगी। 54 मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। 24 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि बी ने इन्वेस्ट किया है डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ई। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी मतलब सीरियसली दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बी ने इन्वेस्ट किया है डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। मैं ए और बी का क्या लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं कि अगर 1 रुपया ए ने इन्वेस्ट किया है तो बी ने उसका डबल यानी 2 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, रेशियो में लिख रहे हैं अपन। आगे चलते हैं। इसने क्या बोला कि रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच ए एंड बी इन्वेस्टेड इज 2 and 3। तो भाई टाइम का रेशियो है 2:3। ठीक है, मेरे को एक छोटी सी चीज पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला होता है जो अपन को ध्यान रखना है, इसी से पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है। बाकी तो सिर्फ अपना जमाने का और कैलकुलेशन का खेल रहता है। इसने क्या बोला कि ए ने फर्दर इन्वेस्ट किए हैं फॉर अ टाइम विच मेक्स द टोटल टाइम इन्वेस्टेड फॉर ए इक्वल टू टोटल टाइम इन्वेस्टेड बाय बी एंड ए डबल दैट अमाउंट फॉर दैट पीरियड। मतलब कि इसने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ी सी मुश्किल लाइन है। ठीक है, ये यहां तक खत्म हो गया है। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि ए डबल दैट अमाउंट फॉर दैट पीरियड, मतलब ए ने डबल कर दिया उस अमाउंट को। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम अगर अपन बराबर करते हैं ना, उसका डबल। तो भाई यहाँ पे देखो एक का अंतर है, तो ए ने इस एक का डबल करने पे यानी कि 2 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। तो भाई अगर मैं इनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालूं तो देखो ये 2 + 2 यानी 4 हो गया, इसका 6 हो गया। इनको फिर काट लो तो रेशियो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसने क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है वो ए का 81,000 रुपए है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी। भाई 81,000 रुपए ए का प्रॉफिट है, मतलब ये 2 की वैल्यू है। मेरे को चाहिए किसकी, प्रॉफिट ऑफ बी यानी 3 की वैल्यू चाहिए। इसको अपन सोल्व करेंगे, इजिली अपना आंसर आ जाएगा। 2 से देखो ये 4 बार कटेगा, फिर 0, फिर 5, फिर आगे 2 0 आएंगी। तो 2 0 तो एज इट इज आ गई, 5 × 15 और 4 × 12, 12 15 00, 12 15 00 ये आंसर हो गया। बिल्कुल आसान था। मतलब ये अपन ने क्या किया कि भाई जितना इनका इन्वेस्टमेंट होता है उसी के प्रोपोर्शनल में इनका प्रॉफिट होता है। तो भाई ये अपन ने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला, इसी के रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा, तो मैंने प्रॉफिट में बांट दिया उसको। ठीक है भाई, 25 नंबर लास्ट और फाइनल सवाल पे आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन है ये वाला, कोई इतना हार्ड नहीं है। मैं बताता हूँ क्या करना है। भाई एक चीज और बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो रियल में बहुत ईजी होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो इसने क्या बोला कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पैसे दे रहा है 3630 रुपए, मतलब ये उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। तो दोनों इंस्टॉलमेंट तो हमेशा सेम रहती है, यही लाइन काम आएगी आगे। देखो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है पहले साल में। अगली साल में क्या हो रहा है, 10 का स्क्वायर यानी 100 और 11 का स्क्वायर यानी 121। लेकिन भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है इंस्टॉलमेंट का वो अलग अलग तो नहीं हो सकता। यानी यहां अगर इंस्टॉलमेंट 121 की दे रहा है तो यहां भी 121 की देगा।
तो इसको 11 से गुणा कर देंगे। अब मैं मेरी मर्जी से तो 11 से गुणा नहीं कर सकता, तो पूरा रेशियो मेरा 11 से गुना होता है, तो ये भी 11 से गुना हो जाएगा। ये 110 बन गया, ये 121 बन गया। अब देखो उसने इंस्टॉलमेंट दे रखी है मेरे को 3630 रुपए, वैल्यू बटा किसकी, भाई 121 रुपए की तो वैल्यू है ही है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मेरी 121 रुपए की थी। पूछा क्या इसने, ओरिजिनल प्राइस। प्राइस क्या है भाई, 110 प्लस 100 टोटल होगी ना प्राइस, तो ये पहले साल में, ये दूसरे साल में, यानी कितनी, 210 की वैल्यू निकालनी है। ये इससे 3 बार कट रहा है, 3 इंटू 21 करेंगे तो 63 आएगा, आगे 2 जीरो लग जाएंगी, यानी 6300 रुपए उसका अमाउंट। ठीक है भाई, बड़ा इजीली अपना ओरिजिनल प्राइस निकल गया इस क्वेश्चन के अंदर भी। इस तरीके से अपना पूरा पेपर आज का खत्म होता है, और आगे भी अपन ये सारे पेपर सिंप्लीफाई करते रहेंगे। बाकी पीटीएस वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसके मैं सारे सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, आज वो खत्म हो गई है। मेगा मैक टेस्ट वाला भी अपलोड हो चुका है, और बाकी ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली है जो प्लेलिस्ट, ये प्लीज आके चेक कर लेना। बहुत बढ़िया मेथड बता रखे हैं मैंने, क्वेश्चन को छोटे बनाने के शॉर्ट ट्रिक्स बता रखे हैं काफी सारी। तो बाकी इसी तरीके से अपन अगले सॉल्यूशन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।